अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। क्या मामलात इख्तलाफात से मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं? इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, असल हकीकत क्या है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। ये कहा जाता है कि 9 मई के वो सबूत कहाँ पे हैं। इमरान खान भी बार बार ये कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज और बाकी सबूत कहाँ हैं, जहाँ पे पीटीआई की क़यादत के मुलव्वस होने का जो ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है। इस हवाले से बात करेंगे कि फौज ने इस हवाले से क्या मनसूबाबंदी बनाई हुई है और वो सबूत दरअसल हैं क्या। इस पे तफसीलन बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक नई मुहिम, प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज हो चुका है और एक्सटेंशन के हवाले से उनके ऊपर एक नए कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। असल हकीकत क्या है, इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटीआई के जो ब्रेक थ्रू के हवाले से कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका कोई ब्रेक थ्रू हुआ है। ये कहा जा रहा है, मीडिया के ऊपर भी बारहा इसके ऊपर तस्करा किया गया कि जो 28 अगस्त का जलसा था पीटीआई और उस इस्लामाबाद में, वो कैंसिल किया गया। सुबह सुबह जाके मुलाकात हुई आज़म सवाती की। उस मुलाकात के बाद पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू हुआ है। गालबन ये भी कहा जाता है कि आज़म सवाती इस्टेब्लिशमेंट ही के कहने के ऊपर अडियाला जेल में सुबह 7 बजे इमरान खान से मिलने गए हैं, वरना ऐसे कैसे मुमकिन है कि जो अडियाला जेल की पूरी निगरानी है और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो आईएसआई के सपुर्द है, ख़ासतौर पे इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद। तो आज़म सवाती इस्टेब्लिशमेंट की मंशा या मर्जी के बगैर वो कैसे जाके इमरान खान से इतनी सुबह एक रूटीन के अलावा 7 बजे जाके वो मिल सकते हैं। इसी को बुनियाद बना के ये मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ये कहा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि पीटीआई के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, कोई खुफिया या पस पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के दरमियान और इस हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। अब इसका यही जो ब्रेक थ्रू के हवाले से या मुज़ाकरात के हवाले से जो मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर बहस जारी थी, कल पीटीआई के जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है रऊफ हसन साहब, उन्होंने भी दावा किया है कि वो आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हमारा कोई ब्रेक थ्रू हुआ है। गो कि ये कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन एक स्मॉल स्टेप था जो 28 अगस्त का जलसा मुलतवी किया गया। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ही की तरफ से ये रऊफ हसन साहब दावा करते हैं कि हमें एनओसी दिया गया कि आप 8 सितंबर को जलसा कर लें इस्लामाबाद में, और इस हवाले से बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी शामिल है। साथ ये भी कहते हैं कि गो कि ये एक बड़ा स्मॉलर स्टेप है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि इस ब्रेक थ्रू को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा किया जाए और जो मुज़ाकरात का एक स्कोप है उसको भी बढ़ाया जाए। और इस हवाले से उन्होंने दावा किया कि वो बड़े होपफुल और पुरुमीद हैं कि ये इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और जो पीटीआई है उसके दरमियान सर्द महरी की जो बर्फ़ है वो बहुत जल्द पिघलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो एक पिछले कुछ अरसे से पहले मीडिया पे और फिर साथ साथ पीटीआई की तरफ से ये एक दावा किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का और ब्रेक थ्रू होने का, इस पे क्या कोई वाकई हकीकत है या नहीं है। तो मैंने इस हवाले से अपने मुख्तलिफ ज़राए से बात की और इस हवाले से पूछने की कोशिश की कि क्या वाकई कोई पीटीआई के साथ पस पर्दा कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या इसमें कोई हकीकत है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये सियासी तौर के ऊपर भी हलचल हुई। राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के हवाले से। फिर साथ साथ ये भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया कि शायद नवाज शरीफ ने भी इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए बात की है। मैंने इस हवाले से इरफान सिद्दीकी साहब से, जो कि नवाज शरीफ के सबसे करीबी समझे जाते हैं, उनसे बात की। उन्होंने भी इस हवाले से कहा कि नवाज शरीफ किसी सूरत इमरान खान से मुज़ाकरात या बातचीत के हामी नहीं है और ना ही मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी है पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने की, क्योंकि इमरान खान का जो एक स्टैंड रहा है पूरी थ्रू आउट उसके पॉलिटिकल करियर के, वो कभी उसको देखते हुए मुस्लिम लीग नून संजीदगी से नहीं लेगी ये मुज़ाकरात का। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये टोटली रिजेक्ट कर दिया गया कि कोई सियासी लेवल के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं। ताहम महमूद खान अचकज़ई के हवाले से ये राना सनाउल्लाह हों या बाकी कुछ अरकान मुस्लिम लीग नून के, वो महमूद खान अचकज़ई के साथ बातचीत और मुज़ाकरात के लिए ये मीडिया के ऊपर बयानात आए मुस्लिम लीग नून की तरफ से। लेकिन इसमें भी जो सबसे अहम और काबिल ज़िक्र बात है कि इमरान खान
ने महमूद खान अचकज़ई को ये मुज़ाकरात का तो एक मैंडेट दिया है, लेकिन साथ साथ ये भी कि वो जो असल इक़्तिदार या पावर का जो मरकज़ है वो फ़ौज है, उसके साथ ही इक़्तिदार मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो सियासी जमातों के साथ भी मैं नहीं समझता कि ये जो मुज़ाकरात हैं या जो मसाइल हैं ये इस टाइम पॉलिटिकल जो एक सूरत हाल है उसका कोई हल निकलता हुआ नज़र आए। तो सियासतदानों को तो एक तरफ छोड़ें, जो फ़ौज के साथ ये पीटीआई की तरफ से दावे किए जा रहे हैं मुज़ाकरात के या ब्रेक थ्रू के, उसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, कल जो ख़ास तौर के ऊपर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, ये एक आपको वाजे रहे कि ये जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी जो 12 अगस्त को हुई, उसके बाद पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। उसका जो एलामिया है अगर वो पढ़ें तो बड़ा एक उसमें बड़ा सख्त पैगाम दिया गया और मानी खेज पैगाम दिया गया है, ख़ास तौर पे जो फ़ौज के अंदर जो इस हवाले से अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है और किसी कोई भी शख्स मुबर्रा नहीं है या मुस्तस्ना नहीं है ये जो अकाउंटेबिलिटी है या एहतसाब से, तो उसमें एक पैगाम दिया गया है। और ये भी एक चीज़ वाजे हो गई है कि फ़ौज ने जो फ़ौजी क़यादत है वो जनरल फैज़ हमीद के एहतसाब या उनका जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी पॉलिटिकल उनके मुलव्वस होने के ऊपर फ़ौज के अंदर ये एक बिल्कुल वो यूनाइटेड हैं कि कोई भी शख्स हो वो सिस्टम से बड़ा नहीं है, वो रियासत से बड़ा नहीं है, वो इदारे से बड़ा नहीं है, वो चाहे जनरल फैज़ हमीद हो, चाहे इमरान खान हो या कोई भी हो। तो उस पर ये जो पीटीआई की तरफ से अगर ये कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जवाब दे दिया गया है। वो जो पस पर्दा मुज़ाकरात का एक बयानिया या एक वो दिया जा रहा था या साथ साथ ये भी कि जनरल फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जाएगा, तो उन दोनों चीज़ों को रिबट करता है जो फ़ौज की तरफ से कल एलामिया आया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद। तो इससे एक जाहिर हो रहा है कि ना इमरान खान के लिए कोई माफ़ी फ़ौज के लिए है और ना ही जनरल फैज़ हमीद के लिए, क्योंकि ये फ़ौज का जो सबसे बड़ा फोरम होता है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और ये समझा जाता था कि शायद जनरल फैज़ हमीद की अभी भी फ़ौज के अंदर कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और बहुत ज़्यादा शायद वो उनके कुछ चाहने वाले फ़ौज के अंदर हैं। लेकिन ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये से वाज़े हो गया कि जो टॉप लीडरशिप है फ़ौज की उसमें किसी किस्म की भी जो है वो माफ़ी ना देने के हवाले से ये एक कल पैगाम दिया गया है। तो ये जो एक इमरान खान या पीटीआई की तरफ से एक ब्रेक थ्रू का या पस पर्दा मुज़ाकरात का या 9 मई के हवाले से बाकी जो भी एक बयानिया बनाया जा रहा था उसका कल भरपूर जवाब दिया गया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में और उसके एलामिये के बाद। तो ये मुझे नहीं लगता कि आन करीब या बहुत जल्दी कोई इस तरह का ब्रेक थ्रू होने वाला है। और जहाँ तक रऊफ हसन साहब का एक ये जो दावा है कि फ़ौज ने एनओसी दिया है 8 सितंबर के जलसे के हवाले से, तो जलसे का अगर देखा जाए तो अभी तो क्योंकि जब ये पीटीआई के पहले भी जलसे होते थे तो उसका ना सिर्फ ये कि कई हफ्तों से तैयारियां शुरू होती थी, बल्कि उसके जो इंतजामात हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल के ऊपर अगर जलसा करना है तो उसकी अरेंजमेंट्स, उसके तमाम तर जो टेंट्स हों, कुर्सियां हों, स्पीकर्स हों, लाइटिंग हो, ये सब कुछ वो चीज़ें हैं जो कि हफ्तों पहले से इसका शुरू हो जाता था तैयारियों का। अभी तक ना इस्लामाबाद में कोई इस हवाले से कोई हलचल नज़र आती है। जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो भी कोई इसमें कोई इतना संजीदा या सीरियस नज़र नहीं आते कि वो जलसे के हवाले से कोई तैयारियों में मसरूफ़ हों, क्योंकि ये एक जो 9 मई के बाद पंजाब में या वफाकी दारुल हुकूमत में या खैबर पख्तूनख्वा के अलावा किसी सूबे में ये सबसे बड़ा जो पहला एक जलसा पीटीआई की तरफ से होना है। और अगर उसके इंतजामात अभी शुरू नहीं हुए, आज 4 तारीख है, 4 दिन बाद जलसे का है, तो मैं नहीं समझता कि ये जलसे के लिए 8 सितंबर वाले जलसे के लिए भी पीटीआई कोई संजीदा है। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये 8 सितंबर वाला जलसा भी नहीं होगा। बहरहाल इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बात कर लेते हैं 9 मई के हवाले से कि ये एक दावा किया जाता है कि अभी तक 9 मई के अगर कोई सबूत होते, कोई अनडिनाएबल एविडेंसेस होते इमरान खान के खिलाफ उनके मुलव्वस होने के, तो वो अब तक अदालतों में पेश किए जा चुके होते। और दरअसल ये कोई है ही नहीं, ये सारा इमरान खान ये दावा करते हैं कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी फ़ौज ने ये खुद एक ऑपरेशन करवाया था, अपने बंदे उसमें हजूम में शामिल करा के तोड़ फोड़ करवाई गई फ़ौजी जो इंस्टॉलेशंस थी, और उसका मकसद यही था कि वो पीटीआई के गिर्द शिकंजा जो है वो
कसने के हवाले से या घेरा तंग करने के हवाले से। तो ये पीटीआई का जो एक बयानिया है कि कोई सबूत नहीं है और ये कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इस पे बारहा लोग सवाल पूछते हैं कि कहाँ है वो सबूत। इवन इमरान खान भी पूछता है कि वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ पे है, वो सबूत कहाँ पे है जिसमें मैं मुलविस पाया गया हूँ। पीटीआई के वर्कर्स हों या पीटीआई की क़यादत हो, ये तमाम हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं। इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ अपने ज़राए से ये बात की कि क्या वाकई कोई पीटीआई के खिलाफ, जो पीटीआई की सीनियर क़यादत है और इमरान खान, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। क्योंकि अब तक जो बज़ाहिर लगता है जितने भी 9 मई के हवाले से मुकदमा चल रहे हैं उसमें कोई इस तरह का कंक्रीट एविडेंस नहीं पेश किया गया जिससे इमरान खान के मुलविस होने का या पीटीआई की सीनियर क़यादत का मुलविस होने का कि ये एक बाकायदा पूरी मनसूबाबंदी के ज़रिए 9 मई का जो हमला था या मनसूबा था उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ अपने जो ज़राए हैं उनसे ये पूछा। मेरे ज़राए ये बताते हैं कि वो तमाम तर एविडेंसेस हैं जिससे ना सिर्फ इमरान खान के मुलविस होने की और बल्कि उससे पहले और बाद में ये मनसूबा बंदी के हवाले से सिर्फ इमरान खान नहीं, पीटीआई की बाकी जो एक सीनियर लीडरशिप जो उस टाइम कोर कमेटी थी इमरान खान के साथ, जो हर फैसला साजी में इमरान खान को उनको कॉन्फिडेंस में लेता था, वो तमाम शामिल हैं। बल्कि उसके साथ साथ जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी मैंने अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस हवाले से ये रिपोर्ट किया है कि एक तो जो फौज जो 9 मई के हवाले से इन्वेस्टिगेशन थी वो मुख्तलिफ लेयर्स और मुख्तलिफ लेवल पे हुई थी, जिसमें पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्होंने अपने जो एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए और उसके साथ साथ जो बाकी तहकीकाती इदारे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने अपने तौर के ऊपर ये तमाम तर इन्वेस्टिगेशन की और वो तमाम सबूत जो मेरी इतला थी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से रिलेटेड 130 डिजिटल एविडेंसेस हैं जो कि ये 9 मई से इमरान खान को लिंक करते हैं कि मास्टरमाइंड जो 9 मई का था वो इमरान खान था। बाकी जो पुलिस की तरफ से एविडेंसेस है जिसमें पीटीआई के कारकुन, पीटीआई के लीडरान के हवाले से वीडियो फुटेजेस हैं, वॉइस नोट्स हैं, फिर जो गिरफ्तार किए गए थे उन लोगों के मोबाइल फ़ोन से जो रिकॉर्ड हासिल हुआ वो तमाम तर एविडेंसेस हैं। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से तमाम जो एविडेंसेस थे वो एक अलहदा से है। फिर साथ साथ अब जो जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हुआ है और उनके मोबाइल से, मैंने इस हवाले से पहले ही रिपोर्ट किया है अपने ही वीलॉग में कि जो एविडेंसेस मिले हैं उससे बाकायदा तौर के ऊपर इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद की पूरी कम्युनिकेशन की हिस्ट्री है, जिससे ये साबित हो रहा है कि 9 मई किस तरह एग्जीक्यूट करना है, जनरल फैज़ हमीद किस तरह ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस सारे मामले में। और असल जो इसके पीछे जो मकसद था वो यही था कि ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, इनको किसी तरह पहले तो आर्मी चीफ बनने नहीं देना। जब ये इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू किया, फिर उसके बाद जब ये जनरल फैज़ हमीद अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए तो उसके बाद 9 मई की सूरत में फ़ौज के अंदर बगावत के हवाले से वो तमाम एविडेंसेस सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के मोबाइल से नहीं, बाकी जितने पीटीआई के अरकान और उसका एविडेंसेस सबका सेपरेटली और डिफरेंट जो डिजिटल एविडेंसेस हैं वो मौजूद हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ सहाफ़ी भी पूछते हैं कि वो एविडेंसेस कहाँ हैं, क्योंकि जो गिरफ्तार अरकान हैं 9 मई के हवाले से उनके जितने भी एविडेंसेस वो दिए गए हैं उसमें अभी तक कोई इमरान खान के मुलविस होने के हवाले से या एक मनसूबा साजी या बंदी के हवाले से कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया। मेरी इतलात के मुताबिक ये तमाम वो एविडेंसेस हैं जो अभी तक किसी कोर्ट में पेश नहीं किए गए, और उस कोर्ट में ये जो मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं उसमें पेश ना करने की वजह एक तो ये कि अभी जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में ये जितने भी अभी मुकदमा चल रहे हैं उसमें ज़्यादातर पीटीआई के वर्कर्स या सेकंड या थर्ड टीयर की जो लीडरशिप है उनके मुकदमात के हवाले से है। ये जो एविडेंसेस हैं ये टॉप टीयर की जो पीटीआई की लीडरशिप है उसके हवाले से है, वो किसी अदालत में अभी पेश नहीं हुए। दूसरी जो एक वजह है वो ये है कि अभी ये फैसला होना बाकी है, जो मेरे ज़राए ये बताते हैं कि ये जो मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से वो मिलिट्री कोर्ट में चलेंगे या एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलेंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से अभी तक फैसला मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से नहीं आया। जो एक स्टे ऑर्डर दिया गया था कि ये प्रोविजनल होगा, उसका जब ये क्लियर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस या फैसला आ जाएगा जिसमें ये या तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को रद्द कर दिया जाएगा या एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर रद्द करने की सूरत में इंसदाद दहशत गर्दी या एंटी टेररिज्म कोर्ट की अदालत में भी चलता है मामला
तो वहाँ पे ये तमाम एविडेंसेस पेश किए जाएंगे, और या मिलिट्री कोर्ट में होता है तो वो भी उधर भी इसी तरह होगा। तो ये इमरान खान का तो वैसे ही मिलिट्री कोर्ट में मेरे मुख्तलिफ ज़राए ये बताते हैं कि उनका ट्रायल होगा, खासतौर पे जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और उनसे हासिल होने वाले एविडेंसेस के बाद बाकी जो पीटीआई के लीडरान हैं उनका फैसला जब ये सुप्रीम कोर्ट में होगा तो उसका भी देखा जाएगा। और इमरान खान के हवाले से भी ये हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर के ऊपर कल जो इस्लामाबाद में एक पिटीशन दायर की थी, गो कि अभी उसको एंटरटेन नहीं किया गया, लेकिन जब ये फैसला हो जाएगा जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की तरफ से इमरान खान का कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट से फिर भी रिजू किया जा सकता है। बहरहाल ये जो एविडेंसेस हैं ये उस स्टेज के ऊपर पेश किए जाएंगे जब ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय हो जाएगा कि ये किस अदालत में केसेस चलने हैं, और ये तमाम वो एविडेंसेस हैं जो कि अनडिनाएबल हैं। और इस हवाले से जो ये एविडेंस के हवाले से ये भी कहा जाता है कि कोई फॉरेंसिक इसके साथ एविडेंसेस हैं, क्या ये इनकी ऑथेंटिसिटी का कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी है या नहीं। तो इस पे भी मेरे ज़राए ये बताते हैं कि बाकायदा इन सब का जो ऑडियो और वीडियो जितने भी ये हैं इनका सबका फॉरेंसिक हुआ है और बाकायदा वेरीफाइड हैं ये जितने भी एविडेंसेस हैं। इस हवाले से इमरान खान से भी फोटोग्रामेट्री टेस्ट और उसके साथ साथ वॉइस मैचिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अडयाला जेल से इनसे मुलाकात की गई थी पंजाब पुलिस की तरफ से, लेकिन इमरान खान ने ये तमाम टेस्ट देने से इनकार कर दिया था। बहरहाल ये जब ये 9 मई का मुकदमा बाकायदा तौर के ऊपर इसका ट्रायल शुरू होगा तो उस टाइम अदालत भी इनको ये टेस्ट देने के लिए कह सकती है, तो उससे ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए ये जो एक कहा जाता है कि वो सबूत कहाँ पे हैं, वो सबूत बिल्कुल हैं, लेकिन उनको अप्रोप्रिएट जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर पेश किया जाएगा और बाकायदा जब ये ज़रूरत होगी उस टाइम ही पेश किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ जो एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है कुछ सहाफ़ियों की तरफ से। पिछले 1-2 दिन से ये दावा किया गया कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये जो 13 सितंबर की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कमीशन की मीटिंग बुलाई है जिसमें जजेस की तैनाती के हवाले से रूल्स को अमेंड करना है, इस मीटिंग में बुलाने का मकसद ये है कि ये दावा किया गया कि मई में ये दरअसल होनी थी मीटिंग, लेकिन मई की बजाय जस्टिस काजी फायज़ ईसा क्योंकि एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, वो ये चाहते थे कि जब ये हुकूमत कोई आइन साजी कर लेगी एक्सटेंशन मिल जाएगी, 3 साल का टेन्योर एक्सटेंड हो जाएगा आइन साजी के जरिए, तो तब ये जुडिशल कमीशन की वो की जाएगी। और अब फिर से ये सितंबर में इसलिए बुलाया गया है कि ये एक्सटेंशन लेने की एक और अटेम्प्ट है। तो इस पे जो हकायक हैं, ये जो मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं इन्होंने ये जो हकायक बयान किए हैं वो बिल्कुल मुनाफी हैं जो ये दावा किया गया उसकी जो पहली आपको रीज़न मैं बताऊं कि ये जो पोस्टपोन की गई थी जुडिशल कमीशन की मीटिंग मई में, वो जस्टिस याया अफरीदी के कहने के ऊपर उन्होंने ये प्रपोज किया था कि इसको डेफर किया जाए, क्योंकि हुकूमत अगर वाकई कोई आइनी तरमीम जो आर्टिकल 175A है जिसमें जुडिशल कमीशन के हवाले से कि उसकी कंपोजिशन क्या होगी, क्या तरीकाकार होगा जजेस की अपॉइंटमेंट का, फिर पार्लिमानी कमेटी का क्या रोल होगा, ये तमाम तर आर्टिकल 175A में है। तो जस्टिस याया अफरीदी ने यह प्रपोज किया था कि इस मीटिंग को अभी पोस्टपोन किया जाए क्योंकि हुकूमत कोई आइन साजी करना चाह रही है। इस पे तमाम जो अरकान हैं उनकी राय ली गई जो उस जुडिशल कमीशन की मीटिंग में मौजूद थे। तो ये तमाम, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे, जस्टिस मुनीब अख्तर भी थे, तो तमाम ने ये उसको जो प्रपोजल थी जस्टिस याया अफरीदी की उससे मुत्तफिक होते हुए ये इस मीटिंग को पोस्टपोन किया था। तो ये एक जो मेरे कुछ सहाफ़ी दोस्त ये कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल हकायक से मुनाफी है। ये जो मई के जो मिनट्स की मीटिंग थी जुडिशल कमीशन की, ये उसमें बाकायदा तौर के ऊपर ये दर्ज किया गया है। फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस हवाले से लेटर भी लिखा जिसमें ये बताया गया कि ये क्यों पोस्टपोन किया गया है, और उसमें वही जजेस के हवाले से ये बताया गया कि क्योंकि ये कुछ जो जुडिशरी की तरफ से यूनैनिमसली ये फैसला किया गया था कि इसको फ़िलहाल पोस्टपोन किया जाए। तो ये जो सहाफ़ी दोस्त हैं कि उम्मीद यही है कि ये हकायक या फैक्ट्स जो हैं वो उनको बाकायदा एक इन्वेस्टिगेट करके या तहकीक करके पूरी तरह से एक ये वन साइडेड या एकतरफा नहीं वो रिपोर्ट करना चाहिए, जो दूसरी साइड है उसके हवाले से भी रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है, मेरा ख्याल है कि
क्योंकि ये एक्सटेंशन के हवाले से तो ऑलरेडी ये पहले कहा जा चुका है वजीर कानून की तरफ से भी, अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी, कि जस्टिस काजी फायज ईसा कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहे। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये सहाफ़ी दोस्त हैं ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस पे मज़ीद जो भी कोई इन्फॉर्मेशन और अपडेट हुई वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।